Hello students, welcome to my YouTube channel, and in this lecture we will discuss about the draft of non-personal data and we will see what it includes and what it does not include. लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं लेक्चर और देखते हैं क्या कुछ है नॉन पर्सनल डेटा में हमारे पास जानने के लिए. तो सबसे पहले तो बता देता हूं कि इन्फोसिस के को फाउंडर जो है क्रिश गोपालकृष्णन, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे जो नॉन पर्सनल डेटा के ड्राफ्ट को बनाने के लिए बनाई गई थी. एंड दिस इज अ 9 मेंबर कमेटी जिसने 13 अगस्त तक का टाइम दिया है ड्राफ्ट के ऊपर पब्लिक सजेशंस के लिए. सो 13 अगस्त तक दे विल कलेक्ट सजेशंस फ्रॉम पब्लिक अबाउट द ड्राफ्ट. और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्राफ्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं है, जिसको लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी नहीं, एक्सपर्ट्स की ये राय है कि उन चीजों के ऊपर ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए ड्राफ्ट के अंदर. और ड्राफ्ट में ये भी सजेस्ट करा गया है कि एक नई अथॉरिटी हो नॉन पर्सनल डेटा के यूज और माइनिंग को मॉनिटर करने के लिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है. Non-personal data is any set of data which does not contain personally identifiable information. This means that no individual or living person can be identified by looking at such data. देखिए, ऐसा डेटा जिससे पर्सन की आइडेंटिटी ना मालूम पड़े. तो ऐसे डेटा का काम क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये समझना है और दूसरा एग्जांपल से समझाऊंगा कि ऐसा डेटा क्या हो सकता है. देखिए, आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर करा. खाने में अब जो बिल बनेगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उनके डेटा में क्या क्या चीजें जाएंगी. आपका नाम जाएगा, आपका एड्रेस होगा, आपका फोन नंबर होगा, आपकी एज हो सकती है, आपका जेंडर हो सकता है. उसके अलावा क्या होगा, व्हाट यू ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद कहाँ से आपने ऑर्डर करा, चलिए वो तो एड्रेस में आ गया. उसके बाद टाइम होगा आपके ऑर्डर का. ठीक है, और आपका बिल अमाउंट होगा. तो इसमें ये जो चीजें हैं, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये आपका पर्सनल डेटा है. इससे आपकी आइडेंटिटी मार्क करी जा सकती है. नॉन पर्सनल डेटा में क्या होगा, एज होगी, जेंडर होगा, खाने का टाइप होगा, कौन सा खाना आपने ऑर्डर करा, किस टाइम पर ऑर्डर करा और बिल क्या बना. अब इस डेटा का यूज कैसे करा जा सकता है, अब ये नॉन पर्सनल डेटा किस तरीके से काम में आ सकता है. देखिए, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं आप मान लीजिए, और आप जोमेटो से ये डेटा सीख कर लेते हैं. ये नॉन पर्सनल डेटा आप जोमेटो से बात करके उनसे डेटा ले लेते हैं. अब आप इस डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस एरिया में कौन से एज के लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं, जेंडर वाइज प्रेफरेंसेस क्या हैं, कौन से टाइम पर लोग ऑर्डर देना पसंद करते हैं. इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा जो स्टाफ है वो कब होना चाहिए और सबसे ज्यादा स्टाफ अटेंटिव कौन से टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर सबसे ज्यादा लोड है उस टाइम पर स्टाफ सबसे ज्यादा अटेंटिव और सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए. उसके बाद लोग, बिल से क्या पता चलेगा कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, लोगों की कैपेसिटी कितनी है वहां खरीदने की. उस हिसाब से आप अपने जो मेन्यू है उसके प्राइस रख सकते हैं. तो ऐसे नॉन पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करा जा सकता है कंपनीज द्वारा आपस में, ताकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट बन सके. तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा कि नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है. आगे है थ्री कैटेगरीज ऑफ नॉन पर्सनल डेटा. थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी हैं नॉन पर्सनल डेटा की. पहली है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा. इसमें किस किस्म का डेटा होता है, जैसे कि सेंसस का डेटा. आपका यहाँ पर देखिए, ये इस पॉइंट पर ये है सेंसस डेटा, या फिर म्युनिसिपैलिटीज जो टैक्स कलेक्ट करती हैं उसका डेटा. और इसमें तीसरी चीज क्या हो सकती है, ऑल द डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पब्लिक फंडेड वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी फ्री राशन बंटना था, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक डेज गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई जिसके तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा. तो वो जो डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो होगा आपका नॉन पर्सनल पब्लिक डेटा. नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा. कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा क्या होगा, जो डेटा होगा सेम ज्योग्राफिक लोकेशन या रिलीजन या जॉब या फिर अदर कॉमन इंटरेस्ट कम और अदर कॉमन सोशल इंटरेस्ट वाले लोगों का. इसमें एक तरह का डेटा हो सकता है, जैसे जो आपका राइड कंपनीज होती हैं जैसे ओला उबर, उसका डेटा हुआ, या टेलीकॉम कंपनीज का जो डेटा हुआ, वो किसके कैटेगरी में आएगा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आएगा. ऐसा डेटा
जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन का, किसी रिलीजन का के पर्टिकुलर लोगों का, किसी पर्टिकुलर टाइप की जॉब करने वाले लोगों का, या किसी कोई पर्टिकुलर कॉमन सोशल इंटरेस्ट वाले लोगों का हो सकता है, वो किसी कैटेगरी में आएगा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आएगा। तीसरा है प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा, प्राइवेट एनपीडी। प्राइवेट एनपीडी क्या होगा? इट कैन बी डिफाइंड एज दोज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स व्हिच कैन बी derived फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और नॉलेज। जैसे कि गूगल, अमेज़न, जो इनका पर्सनल डेटा होता है, जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं, वो किसी कैटेगरी में आएगा? अमेज़न नॉन पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आएगा। जो आप आप अमेज़न से सामान खरीदते हैं, या गूगल के ऊपर जो आपका जीमेल अकाउंट है, वो आपका किसी कैटेगरी में आएगा? प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा की कैटेगरी में। उसका जो नॉन पर्सनल वाला पार्ट है, वो उसमें से आपका नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस हटा देंगे, तो बाकी जो डेटा होगा वो आपका प्राइवेट एनपीडी की कैटेगरी में आ जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ एनपीडी, यानी कि ये डेटा कितना सेंसिटिव हो सकता है, कितना चांसेस हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है। देखिए, एक चीज होती है कि एनपीडी जो है वो एनोनिमस डेटा है। एनोनिमस डेटा का मतलब ये है कि उस डेटा के पीछे कोई नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, इन शॉर्ट उस डेटा के पीछे। तो ऐसा डेटा क्या खतरनाक हो सकता है? हाँ, इस तरीके का डेटा भी खतरनाक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों का हेल्थ डेटा। अब वो जो हेल्थ डेटा है उस रीजन के लोगों का, उसमें भले ही उनके नाम, उनका नाम, एड्रेस और फोन नंबर नहीं है, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशंस हैं, तो उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसका कोई गलत तरीके से उपयोग कर सकता है। जैसे कि अगर बात करी जाए, तो आज की तारीख में एक एप्रीहेंशंस ये भी है साइंटिस्ट के मन में कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना ने जानबूझकर एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करा है। Although these things are merely suspicions and apprehensions, but taking into account the medical data of the people of a particular region, it can be misused। या फिर और किस तरीके का डेटा मिसयूज करा जा सकता है? देखिए यहाँ पर, जैसे कि which contains explicit information about a person's name, age, gender, sexual orientation, biometrics, other genetic details, non-personal data is more likely to be anonymized form। चलिए, ये तो हो गया कि नॉन पर्सनल डेटा जो है वो एनोनिमाइज्ड होगा, उसके पीछे कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। इन सर्टेन कैटेगरीज सच एज डेटा रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी or strategic interests such as locations of government laboratories or research facilities, even if provided in anonymized form, can be डेंजरस। इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा। नेशनल सिक्योरिटी का या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज हैं, उनकी गैरिजन्स हैं, वो डेटा एनोनिमाइज्ड फॉर्म में भी, यानी विदाउट एनी आइडेंटिटी भी डेंजरस हो सकता है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था, हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, ये डेटा, इसका भी मिसयूज करा जा सकता है। इस डेटा का भी मिसयूज करके लोगों के खिलाफ साजिश करी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मिसिंग थिंग्स। मिसिंग थिंग कौन कौन सी हैं? एक तो ये डेटा ने, जो एनपीडी का जो ड्राफ्ट है, इसमें जो डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन और डेटा ट्रस्टी है, उसका रोल क्लियरली डिफाइन नहीं करा है। दूसरी चीज, कोई भी पीनल प्रोविजंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कम्युनिटी डेटा जो होता है उसके अंदर बहुत से सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी होती है, सीक्रेट ट्रेड डेटा हो सकता है। अगर उस तरीके के डेटा का मिसयूज होता है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी पीनल प्रोविजंस यानी कि दंड के प्रावधान नहीं है उसके अंदर। तो ये मिसिंग थिंग है। अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन और डेटा ट्रस्टी क्या होता है। डेटा प्रिंसिपल होता है जिस बंदे का वो डेटा है, और डेटा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा फिड्यूशरीज के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए। वो ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है कि डेटा फिड्यूशरीज उस डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिड्यूशरीज कौन होते हैं? फिड्यूशरी इज समवन हु डिसाइड द पर्पस एंड मींस ऑफ शेयरिंग ऑफ पर्सनल डेटा। जो ये डिसाइड करते हैं कि पर्सनल डेटा किस तरीके से और किस पर्पस के लिए शेयर करा जाएगा, उनको डेटा फिड्यूशरीज बोलते हैं। और डेटा प्रिंसिपल जो है, इनके ऊपर एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है, एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट बनाता है, ताकि ये डेटा का गलत इस्तेमाल ना करें। सेकंड होता है डेटा ट्रस्टी। अ डेटा ट्रस्टी इज
from the business or operation area and sits on one or more data governance board, data trustee are accountable for the security, privacy, data definitions, data quality, and compliance of data management policies and standards for a specific data domain. ये कोई भी एक ऑफिसर हो सकता है जो डेटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डेटा की डेफिनेशन, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेगा और कंप्लायंस मेंटेन करेगा डेटा मैनेजमेंट पॉलिसीज के बीच में। ठीक है, जो डेटा मैनेजमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं कि क्या कंपनीज उनके साथ कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस चीज को कौन इंश्योर करेगा? डेटा ट्रस्टी इंश्योर करेगा। और लास्ट में होता है डेटा कस्टोडियन। डेटा कस्टोडियन का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। वो डेटा को सुरक्षित रखते हैं। अगर डेटा ट्रांसफर होना है तो उसका ट्रांसपोर्ट सुरक्षित होना चाहिए, डेटा की स्टोरेज सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए। ये सारे काम किसके होते हैं? डेटा कस्टोडियन के। डेटा कस्टोडियन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो होते हैं कंपनीज के डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या होते हैं? वो डेटा कस्टोडियंस होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या चीज है? शेयरेबिलिटी ऑफ एनपीडी। क्या नॉन पर्सनल डेटा शेयरेबल है? सबसे बड़ी चीज ये है। देखिए, एक चीज जो समझने वाली यहां पर है, इंडिया ने 1999 में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑलरेडी साइन करे हुए थे, लेकिन 1999 में इसको एक्सटेंड करके वो कंप्यूटर डेटाबेस तक भी ले गए थे। तो इससे क्या होता है, जो कॉपीराइट वाला डेटा है वो शेयर नहीं कर सकते आप। कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू कंप्यूटर डेटाबेस, इंडिया एक्सटेंडेड कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू कंप्यूटर डेटाबेस इन 1999। और इंडिया ऑलरेडी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा हुआ था WTO का। उसके बाद इसने इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर दिया कंप्यूटर डेटाबेसेस को भी, कंप्यूटर डेटाबेसेस तक भी। तो जिससे नॉन पर्सनल डेटा जो है वो शेयरेबल तभी होगा अगर वो कॉपीराइटेड नहीं है। अगर वो डेटा पर किसी का कॉपीराइट है तो वो डेटा शेयर नहीं करा जा सकता। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये पता लगाना कि कौन सा नॉन पर्सनल डेटा नॉन कॉपीराइटेड भी है। तो कौन सा डेटा शेयर हो सकता है? केवल नॉन कॉपीराइट, नॉन पर्सनल डेटा दैट कैन बी यूज्ड एज अ पब्लिक रिसोर्स। सेकंड, क्या कहा गया है कि रॉ एनपीडी कलेक्टेड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी कैन एंड मस्ट बी शेयर। देखिए, रॉ एनपीडी को शेयर करा जा सकता है। रॉ एनपीडी को मतलब रैंडम कोई डेटा था, जैसे मैं जोमेटो वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें जो एज है, फूड है, प्राइजेस हैं, वो रॉ डेटा एक पड़ा हुआ है, उसने उस डेटा को प्रोसेस नहीं करा है। प्रोसेस करने का मतलब ये है कि उसके बेसिस पर एनालिसिस ड्रॉ कर लेना कि कितने % लोग किस एज ग्रुप में कौन सा खाना खाते हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो किस टाइम ऑर्डर करते हैं, इस डेटा के ऊपर एनालिसिस बना लेना, इसको स्टेटिस्टिकली डिवाइड कर लेना, ये हो जाएगा डेटा को प्रोसेस कर लेना। और जब तक इसको एनालाइज नहीं करा गया है, इसको स्टेटिस्टिकली डिवाइड नहीं करा गया है, तब तक वो डेटा रॉ होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी अपना खुद का एल्गोरिदम बना लेती है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं उस डेटा को शेयर करने से। देखिए, जो मशीन लर्निंग है ना, आज की तारीख में जब मशीन लर्निंग सुनते हैं या जो डेटा एनालिटिक्स का जो फील्ड है, वो सब यही चीजें हैं उसके अंदर। मशीन लर्निंग के थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग डेटा को ही प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। जो आप यूट्यूब अपना खोलते हैं, ठीक है, आप ये अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अगर आप 2 वीडियो यूपीएससी रिलेटेड किसी चैनल पर देख रहे हैं, तो सारे आपके यूट्यूब पर यूपीएससी रिलेटेड चीजें ही आती हैं। ये क्या है? वो डेटा को पीछे प्रोसेस कर रहे हैं खुद से। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के थ्रू डेटा को प्रोसेस करा जा रहा है, जो यूजर है उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है और फिर उसी तरीके की चीजें उसको दिखाई जाती हैं। सेकंड चीज, डेटा कब शेयर करा जा सकता है? अगर कोई सॉवरेन यानी जैसे इंडिया अगर डिमांड करता है, कब? क्राइम या पेंडेमिक मैपिंग में या साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों में अगर डेटा रिक्वेस्ट करा जाता है तो डेटा प्रोवाइड आपको करवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर देखिए, किस केस में होना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी के केस में, या फिर स्टेट डिमांड करती है, या फिर कोई भी लीगल, कोई भी राइट एजेंसी, कोई भी सही एजेंसी किसी लीगल केस में डेटा को डिमांड करती है, तो एनपीडी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो 3 कंडीशंस क्या क्या हो गई? एक तो अगर नॉन पर्सनल डेटा नॉन कॉपीराइटेड है तो वो डेटा शेयर हो सकता है ओनली, अगर कॉपीराइटेड है तो शेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा,
रॉ एनपीडी है तो शेयर करना चाहिए, अगर प्रोसेस्ड एनपीडी है और एल्गोरिदम कंपनी ने खुद डिजाइन करा है तो शेयर नहीं करा जा सकता। उसके बाद सॉवरेन स्टेट डिमांड कर सकती है क्राइम, पेंडेमिक मैपिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों के लिए। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, और राइटफुल एजेंसी किसी लीगल केस में भी डेटा को रिक्वेस्ट कर सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। एनपीडी में आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी अपडेट होगा और जो भी इसमें नई चीजें आएंगी उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। Thanks for watching this lecture. Stay tuned with us.